हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा के लिए लेवल 2 एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए। लेवल 2 एसएसटी जिनका एक यूनिट है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, और इसका एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। टॉपिक का नाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। कई बुक में 1920 से 1947 दिया हुआ है, और इस टॉपिक का नाम भी ये ऐसा दिया होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जगह स्वाधीनता के लिए संघर्ष। तो चाहे तो बोलो स्वाधीनता के लिए संघर्ष, चाहे बोलो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक ही बात है। 1919 या 1920 से 1947 तक। तो ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, रीट भर्ती परीक्षा की लेवल 2 एसएसटी के सिलेबस में दिया हुआ है। इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, और ये टॉपिक अन्य परीक्षाओं के लिए भी यूजफुल है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो लगभग मैक्सिमम परीक्षाओं में आता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे राज्य सरकार की हो। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। आज इसकी ये क्लास 1 की वीडियो है, पार्ट 1 की। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 1 की वीडियो को और जानते हैं क्या कुछ है इस टॉपिक में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वाधीनता के लिए संघर्ष। आप एक नोटबुक ले लीजिए और ये नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके काम आने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम हेडिंग लिख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वाधीनता के लिए संघर्ष। जो मर्जी लिख लो, और 1919 लिखो या 1920 से 1947 लिखो। देखिए स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप और कार्य प्रणाली, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप था और जो कार्य प्रणाली थी उसमें आमूल परिवर्तन हुए। आमूल परिवर्तन का मतलब बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। किसके अंदर? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में और कार्य प्रणाली में, दोनों में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ, आमूल परिवर्तन हुआ। देखिए 1918 तक जो कांग्रेस थी, मतलब उस वक्त जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो मेन संस्था काम कर रही थी हमारी, 1918 तक कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के हाथ में था। नरम दल आपने सुना होगा, 2 तरीके के दल थे, गरम दल और नरम दल। तो 1918 तक कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो नरम दल के हाथ में रहा। अब आप समझ सकते हो, अगर नरम दल के हाथ में नेतृत्व है तो नरम दल ने तो कभी हिंसा की नहीं होगी, और जो आंदोलन का प्रभाव है, क्योंकि ये सब शिक्षित लोग थे, तो आंदोलन का जो प्रभाव था मध्यम वर्ग में शिक्षित लोगों तक ही रहा। मतलब 1918 तक कांग्रेस का जब नेतृत्व नरम दल के हाथ में था, तब तक कांग्रेस के आंदोलन का प्रभाव मध्यम शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। अब देखिए 1905 की बात है, हालांकि मैंने 1918 की आपको बात की थी नरम दल की, पर 1905 आपको पता होगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के वक्त 1905 में बंगाल विभाजन के समय में एक आंदोलन हुआ था, लेकिन ये आंदोलन 1911 जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, तो ये ऑटोमेटिक आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। देखिए 1905 में एक आंदोलन होता है। क्यों होता है? क्योंकि बंगाल का विभाजन किया जाता है, और 1911 में ये आंदोलन बंद हो जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ बंगाल विभाजन के बारे में। देखिए बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। देखिए घोषणा पहले कर दी है। प्रश्न आता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को हुई। 19 जुलाई 1905 को हुई, और विभाजन किया कब गया? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। और
किसका टाइम था? उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय थे। भारत के वाइसराय कौन थे? प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ, कब घोषणा हुई? 19 जुलाई 1905 को। कब हुआ? 16 अक्टूबर को। और तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और 1911 तक चला। देखो 5 से लेकर 6 साल लगभग 1911 में लॉर्ड हार्डिंग है, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। मतलब बंगाल विभाजन लागू किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो आंदोलन यही बात कर रहे थे, 1905 में शुरू हुआ था और 1911 तक चला था। तो 1905 में एक आंदोलन शुरू होता है और 1911 में समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब देखिए 1900 हमने बात की, 1905 की बात कर ली, उसके बाद में आंदोलन शुरू होता है बंगाल विभाजन का, 1911 में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में 1918 की बात की। 1918 में हमने पहले ही बात कर ली कि कांग्रेस का नेतृत्व जो किसके हाथ में रहा था? नरम दल के हाथ में। अभी भी देखो नरम दल का ही रहेगा, लेकिन 1920 ये टाइम है 1920, यहाँ पर एक तरीके से एंट्री हो जाती है किसकी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की एंट्री हो जाती है, महात्मा गांधी जी की। हालांकि एंट्री पहले ही होगी 1915 में हो जाती है जनवरी के अंदर, लेकिन 1920 में कहाँ एंट्री होती है? कांग्रेस के अंदर एंट्री हो जाती है। एक तरीके से कांग्रेस का 1920 में कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में चला जाता है। 1920 में कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में चला जाता है? कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के हाथों में चला जाता है। अब यहीं से मतलब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के आंदोलन में एक नया रूप धारण कर लेता है। ये जो आंदोलन है एक मतलब महात्मा गांधी का जैसे ही नेतृत्व आता है, महात्मा गांधी के हाथ में जैसे ही आंदोलन आता है, तो ये आंदोलन का स्वरूप ही बदल जाता है, एक नया रूप धारण कर लिया, और जिसे हम जन आंदोलन कह सकते हैं। मतलब इसी आंदोलन को जन आंदोलन की संज्ञा दी गई। 1920 में जैसे ही कांग्रेस में इस आंदोलन को कौन संभालता है? कौन संभालते हैं? महात्मा गांधी संभालते हैं। तो इस आंदोलन को क्या कहा गया? जन आंदोलन कहा गया। देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में भारतीय जो राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष है, भारत का जो स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष था, राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष, वो 1920 में ही प्रारंभ हुआ था। मतलब जब 1920 में एक तरीके से किसकी एंट्री होती है? महात्मा गांधी की एंट्री होती है, तो उस वक्त ही एक तरीके से, क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में चला जाता है, और महात्मा गांधी के हाथों में चला जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वास्तव में 1920 से प्रारंभ हुआ था। कई किताबों में 1919 भी लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में भारतीय जो राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष है 1920 में ही प्रारंभ हुआ। और ये जो टाइम था, इस टाइम को यानी प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध बताता हूँ अभी आपको मैं, प्रथम विश्व युद्ध कहाँ से कहाँ तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति का इतिहास जितना भी है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये याद रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1920 से शुरू हो गया, मतलब के बाद भारतीय राजनीति का इतिहास गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग मतलब गांधी जी का युग कब शुरू होता है? 1920 से 1947, भारत की आज़ादी तक का युग 1920 से 1947 का युग क्या कहलाता है? गांधी युग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति का इतिहास गांधी युग के नाम से जाना जाता है। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताता हूँ। देखिए 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, 28 जुलाई 1914 को, और 11 नवंबर 1918 तक ये चलता है। और प्रथम विश्व युद्ध साल 1914 में 28 जुलाई को शुरू हुआ, और जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। और 28 जुलाई 1914 से 1919 तक चले इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है। और 1914 से 1919 के मध्य यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीपों के जल, थल और आकाश में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पता लग गया आपको, बस मेन बात यही याद रखनी है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो बाद का टाइमिंग है वो सारा 1920
से लेकर आज़ादी 1947 तक का युग क्या कहलाता है? गांधी युग कहलाता है। गांधी युग मतलब हमारा जो टॉपिक है स्वाधीनता के लिए संघर्ष, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोल दो, वो सारा क्या है? गांधी युग। हमें गांधी युग ही पढ़ना है। तो देखिए जनवरी 1915 ये वक्त है जब वापस रिटर्न आए थे कौन? महात्मा गांधी जी इंडिया में। तो जनवरी 1915 में भारत वापस आने से पूर्व महात्मा गांधी ने, आपको पता होगा उससे पहले वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सुविधाएं दिलाने के लिए वहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी। मतलब जनवरी 1915 जब भारत में वापस एंट्री होती है, उससे पहले वो कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे। और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए सुविधाएं दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, और जिसमें काफ़ी हद तक उनको क्या मिली थी? सक्सेस मिली थी। अब देखिए वो 1915 में आ चुके हैं, और 1917 में भारत में 1917 में सत्याग्रह करके भारतीयों को बलपूर्वक ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए ले जाने की पद्धति बंद करवाई। देखो क्या थी? भारत जो था वो उपनिवेश था किसका? ब्रिटिश उपनिवेश। तो ब्रिटिश उपनिवेश और भी हुआ करते थे। मान लो अगर म्यांमार बर्मा को कब्जा कर रखा है, श्रीलंका पर कब्जा कर रखा है, इंडोनेशिया पर कब्जा कर रखा है, या कहीं और कब्जा कर रखा है, मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा है वो सारे क्या थे? ब्रिटिश उपनिवेश थे। मतलब भारत भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था। तो भारतीयों को, मजदूरों को काम करने के लिए यहाँ पर ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, या यहाँ ले गए। तो इसका जो विरोध किया था वो फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था? 1917 में एक सत्याग्रह चला गया। ध्यान से सुनिएगा। भारत में महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह करके भारतीयों को बलपूर्वक ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए ले जाने की पद्धति बंद करवाई। ठीक है जी। साथ में बात करेंगे हम चंपारण की। चंपारण नाम सुना होगा। चंपारण वर्तमान बिहार के अंदर है और काफ़ी फेमस है नील की खेती के लिए। तो चंपारण बिहार में नील की खेती के काम करने वाले मजदूरों को उनके मालिकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। किसने? महात्मा गांधी ने। चंपारण जो बिहार में है और नील की खेती करने वाले मजदूर थे, उनको उनके मालिकों से क्या कर दिलवाई? एक तरीके से उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा खेड़ा जो वर्तमान में गुजरात में है। तो यहाँ के किसान भी लगान से काफ़ी दिक्कत में थे। तो ये नेक्स्ट वर्ष की ही बात है। तो पहले इन्होंने जिस ईयर के अंदर मतलब चंपारण में नील की खेती से मुक्ति दिलाई, उसके अगले ही वर्ष में खेड़ा के जो किसान है कि खेड़ा में किसानों को लगान से छूट दिलवाने के लिए एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम है कर नहीं। ये आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने। किसके लिए? खेड़ा के किसानों के लिए। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में है। और यहाँ के किसानों के लिए एक आंदोलन चलाया कि भी किसानों को लगान में छूट मिलनी चाहिए, और आंदोलन चलाया कर नहीं। तो कर नहीं आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। किसके लिए? खेड़ा के किसानों के लिए, लगान में छूट दिलवाने के लिए। अब चलो ये हो गया। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद भी कहाँ है? गुजरात है अहमदाबाद। और अहमदाबाद की जैसे मिल के मजदूर है तो उनकी समर्थन के लिए आमरण अनशन किया। अहमदाबाद जो है कहाँ है? यानी जिस टाइम इन्होंने जो आंदोलन किया था खेड़ा वाला, उसी टाइम इन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन करके उनकी मांगे पूरी करवाई। तो कुल मिला के आप समझ रहे हो कि महात्मा गांधी किस तरह से योगदान दे रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। देखिए महात्मा गांधी जी गोखले के विचारों से, ये आप पिक देख पा रहे हो गोपाल कृष्ण गोखले की। तो महात्मा गांधी जी ये इनके राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित होने के कारण संवैधानिक सुधारों, देखिए ये शब्दों के ऊपर जाइए,
संवैधानिक सुधारों और सरकार को सहयोग देने के पक्ष में थे। दो चीज़ें, क्योंकि वो किसके समर्थक थे, किसके विचारों से प्रभावित थे, गोपाल कृष्ण गोखले के नरम दल के विचारों से प्रभावित थे। तो दो काम करना चाहते थे, एक तो करना चाहते थे संवैधानिक सुधार करना चाहते थे, और प्लस सरकार का सहयोग। उस वक्त सरकार कौन थे, अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों के सहयोग देने के पक्ष में थे। मतलब अंग्रेजों को सहयोग करो और संवैधानिक सुधार करो, और किसके विचारों से, गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित थे। जिस वक्त गांधी जी भारत लौटे थे, आपको बताया था मैंने 1915 जनवरी के अंदर लौटे थे, तो उस वक्त एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध गतिशील था, यानी जब आए थे तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इस टाइम प्रथम विश्व युद्ध के टाइम इन्होंने एक तरीके से भारत सरकार का पूर्ण सहयोग किया था। मतलब स्टार्टिंग के डेज में महात्मा गांधी जी सहयोगी थे, बाद में असहयोगी बने थे। कैसे सहयोगी से असहयोगी बने थे वो हम चर्चा करेंगे। यानी स्टार्टिंग डेज में वो पूर्णतया भारत सरकार, उस वक्त की जो अंग्रेज सरकार थी, उसके सहयोगी थे। अब देखिए, एक राइटर है सूद, तो इनके अनुसार हम एक बात पढ़ रहे हैं। सूद के अनुसार गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता में विश्वास करते थे। यानी किसकी नागरिकता, ब्रिटिश, यानी ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता में विश्वास करते थे और उसमें गर्व भी अनुभव करते थे। इसीलिए उन्होंने, देखिए सूद एक राइटर है, उन्होंने क्या कहा कि स्टार्टिंग डेज में महात्मा गांधी जी जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि मतलब हम ब्रिटिश लोग हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता में विश्वास करते थे और उसमें गर्व भी अनुभव करते थे। मतलब स्टार्टिंग डेज में वो चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, मतलब ब्रिटिश रूल चले, क्योंकि ब्रिटेन विकसित है तो हम भी विकसित हो जाएंगे। एक अच्छी सोच थी और बाद में ये सोच चेंज होती है। तो पहले मतलब एक सहयोग की भावना है। ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम, सूद के अनुसार, एक राइटर है सूद के अनुसार, ठीक है। तो अब ये मतलब क्या सोच रहे थे कि गांधी जी जो सोच रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता में विश्वास करते थे और उसमें गर्व अनुभव करते थे। इसलिए उन्होंने भारत, देखो उस वक्त एक भर्ती होती थी रंग रूटों की भर्ती। रंग रूट का मतलब होता है सिपाहियों की भर्ती। तो मतलब याद होगा आपको, भर्ती कर करके मतलब प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक भेजे जा रहे थे लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, इसीलिए उन्होंने भारत सरकार की रंग रूटों की भर्ती, जो सैनिकों की भर्ती थी, रंग रूटों की भर्ती थी, और घायल व्यक्तियों की देखभाल के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की थी। देखो रंग रूट की भर्ती होगी तभी वो लड़ने जाएंगे कहाँ, प्रथम विश्व युद्ध में भेजा जा रहा था उन सैनिकों को, और जो घायल होकर आ रहे थे उनकी सेवा कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी जी कर रहे थे, एक तरीके से सहयोग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार का। तो अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध कभी तो समाप्त हो गई, उसके बाद की बात प्रथम महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में दी गई सेवाओं के कारण सरकार ने उन्हें पदक भी दिया कि यहाँ भी हमारी बहुत हेल्प की है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्या दिया, पदक, अवार्ड भी दिया। तो ये प्रथम महायुद्ध, विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो एक पदक दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है महात्मा गांधी जी को कि भी आपने काफ़ी सहयोग किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के पूर्ण सहयोगी थे। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के पूर्ण सहयोगी थे, मतलब स्टार्टिंग डेज में पूर्ण सहयोगी थे। बाद में ये सहयोगी से असहयोगी कैसे बनते हैं तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे कंटिन्यू। तो अब यहाँ देखिए बात आती है कि इतना सारा कुछ इनके सहयोग करने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वराज्य नहीं दिया। यानी इनकी मांग क्या थी, भारत को क्या दो, स्वराज्य दो। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वराज्य नहीं दिया और इससे गांधी जी को निराशा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सहयोग की नीति को नहीं छोड़ा। अभी भी मतलब सहयोग अपनाए रखा, सहयोग की नीति को जारी रखा। तो अब देखिए बात है 1919 के सुधार अधिनियम, आपने पॉलिटिक्स में पढ़े होंगे 1919 के सुधार अधिनियम। तो जब पूरा देश इन अधिनियमों को लागू नहीं करना चाहता था, इसके खिलाफ था, तब गांधी जी की सोच क्या थी। देखिए 1919 के सुधार अधिनियम से सभी राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे, खफा थे, लेकिन गांधी जी परीक्षण के तौर पर उसे कार्यान्वित करने के पक्ष में थे। जब पूरा देश यानी पूरे राष्ट्रवादी लोग
1919 के सुधार के अधिनियम के खिलाफ थे कि नहीं जी ये लागू नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी क्या कहते हैं, चलो लागू होने तो देखते हैं, परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं कि अपने लिए कितना खराब है। तो गांधी जी पक्ष में थे, गांधी जी परीक्षण के तौर पर कार्यान्वित करने के पक्ष में थे। उन्होंने अपने पत्र, मतलब गांधी जी का एक पत्र है यंग इंडिया, ये याद रखना, ये पूछा जाता है यंग इंडिया किसका समाचार पत्र है, तो महात्मा गांधी का है। तो महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के एक अंक में लोगों से अपील की कि इन सुधारों को सफल बनाने के लिए कार्य करें। मतलब समाचार पत्र में, अखबार में लिखा कि भी आप विरोध ना करें, इसे लागू होने दें और इन सुधारों को सफल बनाने का कार्य करें। लेकिन देखो स्टार्टिंग में एक तरीके से स्पष्ट होता है भी, जब 1919 में जो सुधार अधिनियम आए थे पूरे राष्ट्रवादी लोग सब असंतुष्ट थे, तो महात्मा गांधी पक्षधर थे कि लागू होने दो, देखते हैं क्या कुछ है, परीक्षण करते हैं। और अपने अखबार तक में निकाल दिया कि भी आप मतलब एक तरीके से सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुधारों को सफल बनाने के लिए कोशिश करने दो, इनको लागू होने दो। लेकिन बाद में कुछ वर्षों में कुछ घटनाएं, मतलब इसके तुरंत बाद ही कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है कि जो गांधी जी सहयोगी थे इनके अंग्रेज़ों के, वो असहयोगी बन जाते हैं। वो घटनाएं क्या क्या थी देखिए, कि गांधी जी जब शुरू में सहयोग दे रहे थे, बाद में कैसे वो अचानक असहयोगी हो जाते हैं। तो वो जो घटनाएं घटित हुई थी, हम उन घटनाओं की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही भी, कौन सी घटनाएं थी जिससे गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो जाते हैं। पहले अंग्रेजों के सहयोगी थे, बाद में कैसे असहयोगी हो जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में इतना ही। एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।